बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएमएफ का ओटीटी प्लस डिस्पेंसर का। इसके अंदर हम अप्लाइड साइंसेस के फिज़िक्स के सब्जेक्ट के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, उसके बाद फर्दर इसकी टाइप्स, फिर आगे इसके अंदर जो मौजूद है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जो इसके बारे में थ्योरी जो है वो पेश की। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, कि व्हाट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं। तो करंट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपना बहाव कर रहे हैं, फ़्लो कर रहे हैं, तो उस फ्लो को, उस जो है उनका जो रिदम है उसको जो हम कहते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो सबसे पहले ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डिफ़ाइन की अगर हम बात करें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सर्किट टू एन अदर, के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का बहाव करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक, या एक सर्किट के एक हिस्से से दूसरे सेक्शन तक जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो होगा, मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद फिर इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी है। एक पहली जो है वो डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या चीज़ है जी? द करंट इलेक्ट्रिसिटी हुज डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। ऐसा करंट यानी कि करंट का वो बहाव जिसमें उसकी जो सिमत है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पे हो, एक सेम साइड पे हो, एक ही जो है वो सिमत के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। उसके बाद फिर अगर हम दूसरी तरफ इसकी बात करें तो इसी के अंदर एक और टर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर डेंसिटी रीजन टू लोअर डेंसिटी रीजन, जो है वो वहाँ तक जो फ्लो होगा वो करंट जो होगा वो डायरेक्ट करंट कहलाएगा। कांस्टेंट फ्लो, मुस्तकिल तौर पे जो उसका फ्लो हो रहा है, यानी कि परमानेंटली वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में जो है वो अपना फ्लो कर रहे हैं, तो उनका जो बहने का जो डायरेक्शन जो है वो एक ही सिमत में हो, सेम होगी, तो वो वाली क्या होगा, डायरेक्ट करंट। तो इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं टर्म, और ये वाले भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर डेंसिटी रीजन टू लोअर रीजन ऑफ डेंसिटी, जो है वो वहाँ तक वो फ्लो करता है। यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वो हायर डेंसिटी होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो वो लोअर डेंसिटी रीजन होगा। तो वहाँ पर जो है वो उसकी जो मूवमेंट जो है, फ्लो जो है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ये बाई डायरेक्शनल होगा। करंट की सिमत अगर एक डायरेक्शन को है तो वो डायरेक्ट करंट, सेम साइड को है तो वो डायरेक्ट करंट। अगर उसकी बाई डायरेक्शनल सिमत है, उसकी डायरेक्शन अगर बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों तरफा वो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो फिर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट। द करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बाई डायरेक्शनल कीप्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि वो चेंज कर सकता है, कभी भी अपनी डायरेक्शन को वो जो है वो चेंज कर सकता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल इधर को भी और इधर को भी बाई डायरेक्शनल एक ही दोनों साइड पे ही वो मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और कभी भी वो अपनी सिमत को जो है वो चेंज कर सकता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये थी जी इसकी टू टाइप्स। आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके रिलेटेड जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने दोनों हाथों को ऐसे बहुत तेज़ी के साथ ऐसे रगड़ें तो क्या होगा कि हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर जो है वो चार्ज आना शुरू हो जाएगा। वो किस वजह से आया? फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से आया। यानी कि वो चार्ज जो बॉडीज़ के सरफेस के ऊपर जो है वो उनके आपस में रगड़ की वजह से पैदा हो, तो वो कौन सा चार्ज होगा? वो स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको हम कहेंगे। चार्ज दैट बिल्ड अप ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस, यानी कि जो
सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की सरफेस के ऊपर पैदा हो, उनके दरमियान रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि उनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चार्ज अगर पैदा होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी आमतौर पे मिसाल दूसरी भी दी जाती है, जैसे वो हम कागज़ के अगर छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बना के रखें और एक कंघी लें और उस कंघी को अगर हम बालों के अंदर ऐसे 2, 3 या 4 बार फेरने के बाद अगर हम कागज़ के ऊपर उस कंघी को करें तो क्या होगा, वो कागज़ के टुकड़े जो हैं ऐसे उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, कंघी के अंदर चार्ज पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से, बालों के साथ वो रगड़ खाता है, तो उसकी वजह फ्रिक्शन की वजह से वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कागज़ जो है उसके साथ वो चिपकना शुरू कर देता है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की भी मिसाल आमतौर पे दी जाती है, यानी फ्रिक्शन की वजह से जो भी किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो चार्ज पैदा होगा, करंट पैदा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर आगे मज़ीद एक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर? सबसे पहले तो एटम क्या चीज़ है? एटम, हर जो चीज़ जो है वो एटम से ही मिलके बनी, यानी कि द यूनिट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर इज़ कॉल्ड एटम, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एटम, यानी कि हर चीज़ जो है वो एटम से ही मिलके बनी है, उसका छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो एटम कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, तो इसके अंदर फर्दर आगे मज़ीद जो है वो छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं एटम के अंदर। एटम अकेला खुद ही नहीं है, इसके अंदर भी आगे छोटे सी जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ें मौजूद हैं वो, एक हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्रोटॉन्स हैं और फिर न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लोकेशन क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, सबसे दरमियान में जो मौजूद होगा, ये मैंने एटम बनाया भी हुआ है, दरमियान में जो मौजूद होगा वो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की बात कर लें, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स, ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ये वाले जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही पड़े हुए हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर महफूज होते हैं, ये किसी तरफ भी मूव नहीं करते, बिल्कुल अंदर उसके धंसे हुए होते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या है एटम के अंदर? एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे मूव कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, अपने शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, मखसूस रास्ते के अंदर। जिस तरह सूरज जो है, सूरज के गिर्द जितने भी सियारे हमारी ज़मीन समेत जो हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं अपने ख़ास मदार के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। तो इसी तरह एटम की भी अगर हम मिसाल लें कि न्यूक्लियस जो है वो सूरज है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाकी सियारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह अपनी अपनी जो है वो मदार के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के जो लोकेशन है वो इसके शेल्स हैं, इसको हम शेल कहते हैं। जो भी ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं उसको हम शेल कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इन द ऑर्बिट्स, अपने ख़ास मदार के अंदर, कॉल्ड द शेल, जिसको हम शेल कहते हैं उस मदार को। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सबसे दरमियान में मौजूद है। अब इसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये मैं बता दूं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते, वो उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या आप लोग P से याद रख सकते हैं, यानी कि P से ही जो है वो P से प्रोटॉन बनता है और P से ही पॉजिटिव बनता है। तो ये P से ही याद रख लें कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, ये हमेशा याद रखना है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
नेगेटिव चार्ज। ये कन्फ्यूजन की वजह से आप लोगों को बताया कि बाद औक़ात कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन से, यानी कि एक जो है वो वर्ड से ही दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव भी और प्रोटॉन भी। तो ये याद रखने के लिए कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ज़ाहिर बात है फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फिर नेगेटिव ही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल से लफ्ज़ है, न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई किसी चीज़ का असर ना हो, कोई किसी किस्म का चार्ज ना हो, तो वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनके ऊपर नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो नो चार्ज होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं ये। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, गिर्द घूम रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो ये सबसे दरमियान में न्यूक्लियस, ये दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये जो ब्लू कलर के पड़े हुए हैं ये क्या हैं जी, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शेल की, तो शेल क्या होता है, ये इसके गिर्द जितने भी ये मदार बने हुए हैं ये एक को मिला के हम शेल कह सकते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रेड कलर में जो आपको राउंड सर्कल के नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने अपने मदार के अंदर, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने ही ऑर्बिट में गर्दिश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे गर्दिश करेगा, तो ये अपने अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुकम्मल तौर पे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। उसके बाद अगर हम इसके रिलेटेड एक थ्योरी पेश की गई थी जिसका नाम जॉन डाल्टन था, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी थ्योरी उसने पेश की थी। उसने पहले क्या कहा था, ही स्टेट्स दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच वर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। उसने कहा था कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, तमाम के तमाम तर जो हैं वो एटम से ही मिल के बने हैं। सबसे छोटा जर्रा जो है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है किसी भी मादे का वो एटम कहलाते हैं, और सारे के सारे मादे जो हैं वो एटम से ही मिल के बने, जो कि इंडिविजिबल है, आम इंसानी आंख से हमें नज़र नहीं आ सकता, बहुत बारीक ज़र्रा होता है। उसके अगर हम पोस्टुलेट्स की बात कर लें, पोस्टुलेट्स मीन यानी कि उसके जो मेन फीचर्स थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले उसने कहा था कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, कि सबसे पहले उसने यही बात की थी कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मादे हैं, वो सारे के सारे एटम से ही मिल के बने। एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स जो हैं ये इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। इंडिविजिबल मतलब वैसे भी बहुत माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसके साथ नज़र आते हैं, तो ये इंडिविजिबल है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन देम। अब ख़ास एलिमेंट जो होगा, स्पेसिफिक जो होगा, उसके अंदर एक ही तरह के तमाम तर जितने एटम्स वो मौजूद होंगे, एक ही टाइप के एटम्स मौजूद होंगे, ये डाल्टन ने कहा। उसके बाद फिर ईच एटम हैव इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब उनका अपना मखसूस, एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स जो हैं वो एक ही टाइप के हैं और उनका अपना मखसूस जो है वो एक ही एटॉमिक मास होता है। अच्छा, उसके बाद फिर एटम्स जो हैं वो अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब होता है, यानी कि जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पहले बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में, रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बनने तक वो केमिकल रिएक्शन ही रहता है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके दौरान क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये मुख्तलिफ रीअरेंजमेंट्स से गुजरते हैं। एटम्स जो हैं ये अपने आप को मतलब ऐसे स्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, यानी कि अपने आप को रीअरेंजमेंट करते ही रहते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब तक ये मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज नहीं हो जाते। उसके बाद फिर एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, यानी कि एटम जो है वो ना तो टूट सकता है, ना उसको हम तबाह कर सकते हैं। सॉरी, टूटने का लफ्ज़ ज़रा और आ जाएगा, यानी कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ना तो एटम को हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। तो क्या होता है कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदल ज़रूर जाता है, यानी कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स के अंदर ये चेंज ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसको हम जो है वो ज़ाया नहीं कर सकते और ना ही इसको हम बना सकते, ना इसको हम तबाह कर सकते। तो ये उसने डाल्टन ने जो थ्योरी पेश की थी उसके कुछ फीचर्स थे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो भी बात होगी वो होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।